Hi everyone, welcome back to this platform. This is Sakshi Mishra. Today I am here to discuss about the remaining portion of cancer, which is cancer part third. It before I have taken the cancer part first and cancer part second. If you have missed by anyhow, then please just don't worry, and you have to do just one thing: go to this platform and just search the cancer part 1 and cancer part 2, because by which you can get all the concept, all the things about the cancer. So yes, in cancer part first I have discussed the introduction, and in the second their properties of cancer in depth. So just go and watch that video by which you can uh, correlate the cancer part third, because in this part I am going to discuss about the cancer related genes, which is very important for our CSIR net as well as our bachelor's and master. So without wasting time, just start the cancer part third. Okay, सो लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था अबाउट द एनवाइकस, देख लिया था ये कैंसर सेल की प्रॉपर्टीज होती है. ठीक है, कैंसर सेल जो स्केप होते हैं फ्रॉम द एनवाइकस विच इज पीसीडी. एनवाइकस मीन्स दे बिकम डिटैच फ्रॉम देयर नाइबर्स. ये क्या होता है, अगर कोई भी फॉल्ट सेल्स होती है ना, फॉल्टेज सेल्स होती है, ये डिटैच हो जाते हैं और उसके बाद उनको पीसीडी करवाते हैं. And now I am going to tell about the new concept, which is the new properties of the cancer. It's a telomerase enzyme. ये related है telomerase enzyme से. आपको पता है telomerase enzyme का क्या रोल होता है? नॉर्मली जो हमारा क्रोमोसोम होता है ना, क्रोमोसोम, इट्स अ स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम, उसके पास क्या होता है कि टीलोमियर्स होते हैं. उसके टिप पोर्शन पे टीलोमियर्स होते हैं. दिस इज अ टीलोमियर्स. ओके, दिस इज आवर क्रोमोसोम और इट्स अ टीलोमियर. टीलोमियर के पास क्या होती है, प्रॉपर्टी होती है टीलोमेरेज एंजाइम की, या प्रॉपर्टी इन द सेंस इसके पास टीलोमेरेज एंजाइम होते हैं. ठीक है, जब सेल को डिवाइड करना होता है, हम ये नॉर्मल सेल में देख रहे हैं बेसिकली. अभी नॉर्मल सेल में, अभी हम कैंसर सेल में भी देखेंगे उसको. पहले हम नॉर्मल सेल के बारे में डिस्कस करते हैं. नॉर्मल सेल में जब भी सेल को डिवाइड होना होता है ना, तो टीलोमियर्स क्या करते हैं, जो टीलोमियर्स होते हैं या टीलोमेरेज एंजाइम जो ये कंटेन करके रखते हैं. ठीक है, टीलोमियर्स गेट शॉर्टर. ठीक है, ये छोटे होते जाते हैं और एक टाइम ऐसा आता है कि ये बिल्कुल ही छोटे हो जाते हैं. ठीक है, टू शॉर्टर हो जाते हैं. उसके बाद क्या होता है, ऐसा कंडीशन आता है बहुत ही ज़्यादा छोटे हो जाते हैं. अब ये डिवाइड नहीं कर सकते, इतने छोटे हो गए ना कि ये डिवाइड ही नहीं कर पाएंगे. अब कांट डिवाइड. देन क्या होगा, उस कंडीशन में, उस सिचुएशन में जो सेल होगा ना, उसको डाई कराया जाएगा. ठीक है, क्योंकि अब उसका कोई परफॉर्म रोल बचा नहीं है उस सेल का, उसको एपोप्टोस करवा दिया जाएगा. बट व्हाट अबाउट द कैंसर सेल? कैंसर सेल के बारे में क्या है कि कैंसर सेल में क्या होता है कि ना, ये फ्रेंडशिप करके रखते हैं टीलोमेरेज से. कैंसर सेल, ठीक है, कैंसर सेल ये कांटेक्ट करते हैं टीलोमेरेज एंजाइम से, उससे फ्रेंडशिप करके रखते हैं और उसको क्या करते हैं, डिवाइड ही नहीं होने देते, मतलब उसको छोटा ही नहीं होने देते. जैसे कि एंजाइम के प्रोडक्शन में, जो एंजाइम का प्रोडक्शन हो रहा है ना, एंजाइम प्रोडक्शन, किस एंजाइम की बात हो रही है यहाँ पे, टीलोमेरेज एंजाइम की. वो क्या होती जाती है, वो डिक्रीज ही नहीं होती, मीन्स वो इंक्रीज होती जाती है, बढ़ती जाती है. और क्या होता है कि सेल एपोप्टोस नहीं करते, मीन्स अगर उसमें एरर है फिर भी वो एपोप्टोसिस शो नहीं करते. दिस वॉज द एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज ऑफ कैंसर सेल. आई होप आपको कुछ अच्छा या नया सीखने को मिला होगा. यहाँ पे मैंने 12 कैंसर सेल के टाइप्स मीन्स डिस्कस किए हैं या बताए हैं, जैसे कि ब्रेस्ट कैंसर हो गया, ल्यूकेमिया कैंसर, लंग कैंसर हो गया, ओवेरियन कैंसर हो गया, रेक्टम, हेड एंड नेक पे कैंसर होता है. ओके, ग्लियोब्लास्टोमा कैंसर सेल, किडनी का कैंसर सेल. प्रोसेस बिल्कुल सेम होगी जैसे कि हमने 4 टाइप के कैंसर देखे थे डेप्थ में: ल्यूकेमिया, कार्सिनोमा, सार्कोमा, लिम्फोमा.
थोड़ी बहुत डिफरेंस होगी। तो ये जो मैंने फोर्थ डिस्कस किया था ना, वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। अगर आपने मिस किया है तो उसके लिए डोंट बी वरीड, कैंसर पार्ट 2 में आई हैव डिस्कस ऑल द थिंग्स अबाउट दैट टाइप ऑफ कैंसर विच विल बी वेरी इंपॉर्टेंट। सो जस्ट गो एंड सी। नाउ नेक्स्ट, अब हम आज का टॉपिक देखते हैं कि कैंसर के जो जीन्स है ना, उनकी कितनी क्लासेस होती हैं। ठीक है, तो एक हो गया प्रोटोऑन्कोजीन्स, सेकंड है ट्यूमर सप्रेसर जीन्स, जीनोम मेंटेनेंस जीन्स। हम इन सब के बारे में डेप्थ में देखने वाले हैं, और जस्ट ट्राई टू लिसन मी वेरी केयरफुली बिकॉज ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने क्लास को अच्छे से लिसन किया तो आपको सारा का सारा चीज़ क्लास में ही लर्न होने वाला है विदाउट एनी डाउट और कन्फ्यूज़न। ओके, सो प्रोटोऑन्कोजीन्स जो होते हैं ना, इसमें गेन ऑफ फंक्शन म्यूटेशन होता है और ऑन्कोजीन्स में चेंज हो जाते हैं। ठीक है, अभी प्रोटोऑन्कोजीन्स में, अब प्रोटोऑन्कोजीन्स होते क्या है? ये प्रोटोऑन्कोजीन्स जो है ना, ये नॉर्मल जीन्स होते हैं, मतलब ये कैंसर कॉज नहीं करते। ठीक है, नॉर्मल जीन्स होते हैं। बाई एनी हाउ अगर इनमें कोई भी म्यूटेशन होता है ना, देन फिर ये जाकर के क्या करते हैं, ये जो जीन्स हैं ये ओन्कोजीन्स में, ठीक है, ओन्कोजीन्स में, दैट इज कैंसर रिलेटेड जीन्स में चेंज हो जाते हैं। ठीक है, कैंसर रिलेटेड कैंसर जीन्स में या कैंसर सेल्स में चेंज हो जाते हैं ये जीन्स अगर म्यूटेशन हुआ। और कौन सा म्यूटेशन? ठीक है, कौन सा म्यूटेशन हुआ? गेन ऑफ फंक्शन म्यूटेशन हुआ। ठीक है, गेन ऑफ फंक्शन म्यूटेशन। अब म्यूटेशन तो सभी को पता है कि म्यूटेशन में मीन्स सडनली कोई भी चेंज हो जाए किसी भी जीन के स्पेसिफिक सीक्वेंस पे, तो म्यूटेशन हो जाता है नॉर्मल से हटके। अब गेन ऑफ फंक्शन का मीनिंग क्या हुआ? गेन ऑफ फंक्शन का मीनिंग मैं थोड़ा सा यहाँ पे आपको समझाना चाहूँगी कि गेन ऑफ फंक्शन का डैट मीन एक सिंपल सा मीनिंग हो गया ना कि एक नया फंक्शन ऐड हो गया। ठीक है, गेन ऑफ फंक्शन का मीनिंग एक ऐसा डेफिनेशन हो गया कि जो नॉर्मल जीन थी, ठीक है, जो वर्क कर रही थी, अब उसमें कुछ एक नया एक्स्ट्रा, ठीक है, न्यू फंक्शन ऐड हो गया, न्यू फंक्शन ऐड हो गया, जिससे कि क्या हुआ कि वो जो जीन का प्रोडक्ट था ना, वो एक नया पैटर्न या जीन का एक्सप्रेशन कैरी कर लिया, उसने एक नया जीन का एक्सप्रेशन कैरी कर लिया। एंड नाउ यू थिंक, अगर कोई भी चीज़ है नॉर्मली वर्क कर रही थी और उसने कुछ अलग से एक एक्स्ट्रा चीज़ कैरी कर ली, तो अब उसके फंक्शन में क्या होगा? मीन्स अब वो सिक्वेंसली, अब नॉर्मल के कंपैरिजन में वो ज़्यादा फंक्शन परफॉर्म करेगा, जिसमें से कि क्या होगा कि उसके ट्रांसमिशन के चांसेस बहुत ही ज़्यादा होंगे। ठीक है, ट्रांसमिशन के चांसेस इंक्रीज हो जाएंगे। तो ये हो गया गेन ऑफ फंक्शन म्यूटेशन। अब क्योंकि गेन ऑफ फंक्शन म्यूटेशन इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि वो नॉर्मल के कंपैरिजन में कुछ ज़्यादा ही वर्क करने लग गया, फंक्शन करने लग गया, जिससे कि क्या हुआ, अब वो नॉर्मल सेल से कुछ अलग सेल्स बनने जा रहा है। ठीक है, जो कि हमारे लिए, हमारी बॉडी के लिए अनकंफर्टेबल है। तो अब ऐसा जीन था जो कि नॉर्मल था, उसने कुछ गेन ऑफ फंक्शन म्यूटेशन उसमें हुआ, कुछ एक्स्ट्रा जीन का एक्सप्रेशन उसने शो किया या कैरी किया, जिससे कि उसने बहुत ही ज़्यादा अपने फंक्शन को बढ़ा लिया और वो चेंज हो गया ऑन्कोजीन में। तो प्रोटो ऑन्कोजीन में गेन ऑफ फंक्शन म्यूटेशन होता है और क्या होता है, रिजल्ट वो ऑन्कोजीन्स में चेंज हो जाता है। ओके, आई होप इट हैज़ बीन क्लियर टू यू। सो नेक्स्ट, ट्यूमर सप्रेसर जीन। ट्यूमर सप्रेसर जीन भी एक नॉर्मल जीन होते हैं, ठीक है, लेकिन अगर इनमें भी कुछ म्यूटेशन हो गया तो ये मैलिग्नेंट फॉर्मेशन विच मीन्स कैंसर सेल का फॉर्मेशन करने लग जाते हैं। अब मैलिग्नेंट फॉर्मेशन का तो कैंसर सेल से रिलेशन है ना, कैंसर सेल्स अपना ग्रोथ करते जाएंगे, अपने नंबर को बढ़ाते जाएंगे, क्लम का फॉर्मेशन और मैलिग्नेंसी शो करेंगे। व्हाट अबाउट द लॉस ऑफ फंक्शन म्यूटेशन? जैसे कि गेन ऑफ फंक्शन म्यूटेशन हमने देखा, सिमिलर तरीके से लॉस ऑफ फंक्शन म्यूटेशन है। ठीक है, लॉस ऑफ फंक्शन म्यूटेशन के नेम से ही पता चल रहा है कि ऐसा जीन या प्रोटीन जिसका फंक्शन क्या हो गया, लॉस्ट हो गया। ठीक है, ये लॉस ऑफ फंक्शन म्यूटेशन की मीनिंग कि ऐसा जीन, ठीक है, जीन या प्रोटीन जिसका नॉर्मल के कंपैरिजन में ना उसका प्रोटीन, उस जीन के प्रोटीन का या प्रोटीन का क्या हुआ, फंक्शन लॉस्ट हो गया, फंक्शन लॉस्ट हो गया मीन्स नॉर्मली जैसा वो परफॉर्म कर रहा था अब वो लॉस्ट हो चुका है।
है ना, तो उसको बोलेंगे लॉस ऑफ फंक्शन म्यूटेशन। तो ट्यूमर सप्रेसर जीन में अगर LOF होता है, दैट मीन लॉस ऑफ फंक्शन म्यूटेशन होता है, तो ये मैलिग्नेंट का फॉर्मेशन करता है। आई होप इट ऑल्सो क्लियर टू यू, it has been also clear to you, I hope. Okay, so now the next is genome maintenance genes। ये सब सभी के सभी क्या है, क्लासेस हैं जीन्स के। जीनोम मेंटेनेंस जीन्स क्या होते हैं, इनमें भी लॉस ऑफ फंक्शन म्यूटेशन हुआ, विच मीन्स फंक्शन लॉस्ट हुई, तो जीनोम इंटीग्रिटी डिस्ट्रॉय हो जाती है। इन 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 जीन का काम होता है कि जीनोम के इंटीग्रिटी को चेक करना प्रॉपर तरीके से कि कैसा जीनोम हमारा फंक्शन कर रहा है। अगर इनमें लॉस ऑफ फंक्शन म्यूटेशन होता है तो इंटीग्रिटी लॉस्ट हो जाती है, डिस्ट्रॉय हो जाती है। नाउ मैं जीन और जीनोम के बारे में जिसको थोड़ा सा भी कंफ्यूजन है, पहली बात तो किसी को कंफ्यूजन नहीं होगा, अगर थोड़ा सा भी है तो मैं थोड़ा सा इसमें जीन और इसके बारे में, जीनोम के बारे में थोड़ा सा डेफिनेशन बताना चाहूँगी क्लियरली आप लोगों को। जीन क्या होता है कि एक स्पेसिफिक सेगमेंट होता है। ओके, जीन इज व्हाट, जीन एक स्पेसिफिक सेगमेंट होता है। ओके, सेगमेंट ऑफ DNA, तो हम उसको बोलेंगे ये जीन है। जीन का डेफिनेशन तो यही होता है, सबको नॉर्मली पता है। अभी जीनोम क्या चीज़ होती है, जीनोम क्या है कि इंटायर जेनेटिक मटेरियल इनसाइड द ऑर्गेनिज्म, मीन्स कंप्लीट सेट ऑफ DNA। ओके, कंप्लीट सेट ऑफ DNA इज कॉल्ड द जीनोम। यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे ऐसे, अच्छा मैंने डायग्राम इंसर्ट किया है, ये DNA का स्ट्रक्चर है। ओके, दिस इज द DNA। अब यहाँ पे एक स्पेसिफिक एरिया पे, ठीक है, ये स्पेसिफिक सेगमेंट जो है इसको DNA का, इसको हम बोलेंगे जीन्स। और ये पूरा का पूरा जो था ना, ये पूरा का पूरा जो इंटायर जीन था, DNA था, ठीक है, सेल के अंदर, वी विल कॉल इट जीनोम। ओके, नाउ इट हैज बीन क्लियर टू यू। ठीक है, अब देखते हैं कि कैंसर क्लासेस जो जीन इंक्लूड कर रहा है ना, तो उसमें क्या ऐसा म्यूटेशन होता है, कौन से जीन्स ऑब्वियसली मीन्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं इन सबको कॉज करने के लिए, और कौन से ऐसे फंक्शन होते हैं जो कि इसमें एरर आता है, तो ये जीन्स जो होते हैं इनको नॉर्मल से मैलिग्नेंट बनना पड़ता है। यहाँ पे एक कैंसर कॉजिंग एजेंट है। कैंसर कॉजिंग एजेंट मैंने पार्ट फर्स्ट में लिया हुआ था। ये कुछ भी हो सकता है, केमिकल हो सकते हैं, यूवी रेडिएशंस हो सकते हैं। ओके, हम डिफरेंट के जो ड्रग्स ले रहे हैं उसमें केमिकल से रिलेटेड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो कि एयर में है, इतने सारे डस्ट में है, इन्वायरमेंट में है, ये सारे के सारे क्या कर रहे हैं, DNA को क्या कर रहे हैं, थोड़े से मीन्स डिस्ट्रॉय करने का काम कर रहे हैं। तो सपोज अगर ये DNA पूरा का पूरा DNA था, ठीक है, अभी क्या था, इसमें म्यूटेशन हुआ, पर अभी ये म्यूटेशन एक्टिव नहीं है, क्योंकि अभी ये नाव क्या है, ये प्रोटोऑन्कोजीन है, प्रोटोऑन्कोजीन। अभी ये म्यूटेशन इस प्रोटोऑन्कोजीन में गेन ऑफ फंक्शन म्यूटेशन हुआ, जिससे कि क्या हुआ कि ये प्रोटोऑन्कोजीन एक्टिवेट हो गया। प्रोटोऑन्कोजीन एक्टिवेट हो गया किसमें, ऑन्कोजीन में। दिस वाज अ प्रोटोऑन्कोजीन, और ये प्रोटोऑन्कोजीन एक्टिवेट हुआ ऑन्कोजीन में, और जिससे कि क्या हुआ, ऑन्कोजीन से रिलेटेड सारे के सारे जीन्स एक्टिवेट हो गए। और वो जीन्स कौन कौन से हैं अभी हम उसके बारे में डिटेल डिस्कस करने वाले हैं, तो जस्ट लिसन वेरी केयरफुली एंड स्टे ट्यून विद मी टिल लास्ट वीडियो। ओके, देन ये कैंसर सेल में मैलिग्नेंट सेल में चेंज हो गया। नाउ सी व्हाट अबाउट the cancer critical genes. Cancer critical genes is nothing, it's related with the classes of cancer classes of genes, but cancer critical genes में क्या होता है ना कि all the genes जो होते हैं, okay, all genes whose genetic, okay, and epigenetic means that contribute to cause the cancer, we call it cancer critical genes. epigenetic and genetic का मीनिंग, जेनेटिक का नेम से ही मीनिंग पता चल रहा है, DNA ओरिजिन, ठीक है, DNA ओरिजिन, सॉरी। और एपीजेनेटिक, जो एपी सफिक्स है ना, एपी, ये अपर या एक्सटर्नल या आउटर के लिए आता है।
तो एक्सटर्नल मॉडिफिकेशन ऑफ डीएनए, एक्सटर्नल मॉडिफिकेशन ऑफ डीएनए, ओके। तो ये होता है जो ओरिजिन और एक्सटर्नल मॉडिफिकेशन है डीएनए का, कंट्रीब्यूट करते हैं कैंसर को कॉज करने के लिए, हम उसको बोलते हैं कैंसर क्रिटिकल जीन्स। नेक्स्ट, इन्वॉल्व इन मेनी वाइटल फंक्शन, इनके बहुत सारे वाइटल फंक्शंस होते हैं, लाइक सेल साइकिल का प्रोग्रेशन कराना, सेल को डेथ करवाना, सेल की बर्थ होगी तो ऑब्वियसली एक सर्टेन फंक्शन गेन करने के बाद या अपने लाइफ का सर्टेन पॉइंट या फंक्शन फेस करने के बाद सेल डेथ भी होगी, ठीक है। एंड इट्स अ रूल ऑफ आवर नेचर। एंड नेक्स्ट, डिफ्रेंसिएशन प्रोसेस, कैसे वो डिफ्रेंशिएट होंगे, डीएनए रिपेयरिंग सिस्टम, जब एरर होगा तो उनके पास रिपेयरिंग सिस्टम होती है। और ये जो कैंसर क्रिटिकल जीन्स होते हैं 2 टाइप के होते हैं बेसिकली, एंड इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट, सो लिसन वेरी केयरफुली बिकॉज ऑल द एग्जामिनेशंस हैव द क्वेश्चंस फॉर द प्रोटो-ऑन्कोजीन्स एंड ट्यूमर सप्रेसर जीन्स, ओके। तो प्रोटो-ऑन्कोजीन्स एंड ट्यूमर सप्रेसर जीन्स हमने थोड़ा सा देखा था पहले ही, उसका डेफिनेशन या डेफिनेशन नहीं देखा था, उसके बारे में थोड़ा सा समझा था इस स्लाइड में। अभी नेक्स्ट स्लाइड में हम डिटेल में देखने वाले हैं ये कैंसर क्रिटिकल जीन्स होते हैं, प्रोटो-ऑन्कोजीन्स एंड ट्यूमर सप्रेसर जीन। यहाँ पे मैंने एक पिक्चर इंसर्ट की है, नॉर्मल ग्रोथ कंट्रोल पाथवे। कैसा ये एक नॉर्मल, बिल्कुल नॉर्मल सेल है, इसमें कोई भी एरर नहीं है, ओके, कोई भी एरर नहीं है, ये बिल्कुल नॉर्मल सेल है जैसे एक सेल को होना चाहिए। यहाँ पे ग्रोथ फैक्टर आया, ग्रोथ फैक्टर ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया पार्ट सेकेंड में डीपली। ग्रोथ फैक्टर आया, ठीक है। ग्रोथ फैक्टर कोई भी ऐसा फैक्टर जो कि हमारे ग्रोथ में फंक्शन परफॉर्म करे, ऐसा थिंग, उसके पास, सेल के पास रिसेप्टर होते हैं, ठीक है। जो ये ग्रोथ फैक्टर होता है ना, ये एज ए लिगेंड आता है, एज ए लिगेंड आता है। और ये जो रिसेप्टर होते हैं ना, रिसेप्टर सॉरी, यस, दिस इज व्हाट द रिसेप्टर। इन दोनों की क्या होती है, बाइंडिंग होती है, और क्या होता है, कन्फॉर्मेशनल चेंजेस होते हैं सेल के अंदर। कन्फॉर्मेशनल चेंजेस इन द सेंस कि अब ये जो लिगेंड जिस चीज के लिए आया था ना, जो फंक्शन लेकर के आया था, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर हेयर ग्रोथ के लिए लेके आया था ये सिग्नल, तो अब ये डीएनए में क्या होगा, सेल का प्रोलाइफरेशन होगा और उसको बताया जाएगा कि तुम्हें हेयर से रिलेटेड सेल को ग्रो करवाना है ना। तो ये मैंने ऐसा एक एग्जाम्पल दिया, और ये जो है ना, ये सेल सिग्नलिंग वाली प्रोसेस, ये यूनिट 4 से है, जो कि हमारे CSIR नेट के एग्ज़ाम में बहुत ही इम्पॉर्टेंट यूनिट है। तो इट्स जस्ट बिगनिंग गाइस, एंड इन मीन्स आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि मैं सारा का सारा इम्पॉर्टेंट टॉपिक ले सकूँ इस प्लेटफॉर्म पे। तो मेरे साथ प्लीज़ बी कंटिन्यू, और मैं सच में सारा का सारा कुछ कवर कराने वाली हूँ जो जो इम्पॉर्टेंट है। तो ये रिसेप्टर है, सिग्नलिंग एंजाइम्स, ठीक है। ये डीएनए का सेल प्रोलाइफरेशन हुआ सेल के न्यूक्लियस के अंदर। अभी जो कैरी ये फंक्शन जिस के लिए आया था, ये रिसेप्टर जो फंक्शन लेकर के, ये लिगेंड बाइंडिंग होने के बाद अब सेल का प्रोलाइफरेशन स्टार्ट होगा। नाउ सी द प्रोटो-ऑन्कोजीन्स इन द डेप्थ, ओके। प्रोटो-ऑन्कोजीन्स, एज वी ऑलरेडी डिस्कस, द प्रोटो-ऑन्कोजीन्स जो होते हैं उनमें गेन ऑफ फंक्शन म्यूटेशन होता है। गेन ऑफ फंक्शन म्यूटेशन होने के बाद उनमें क्या होता है, ऑन्कोजीन में वो चेंज हो जाते हैं। गेन ऑफ फंक्शन म्यूटेशन दैट मीन कोई एक एक्स्ट्रा फंक्शन ऐड हो रहा है, एक्स्ट्रा फंक्शन ऐड हो रहा है, क्योंकि सारा का सारा जो सिस्टम है ना, वो एक लिमिट में चलता है। अगर हमने कुछ भी उसमें ऐड किया एक्स्ट्रा या कम कर दिया, तो नॉर्मल के कंपैरिजन में वो अपने आप को उतना बेस्ट नहीं दे पाएगा। तो एक्स्ट्रा फंक्शन ऐड कर दिया तो वो ऑन्कोजीन में चेंज हो गया। ऑन्कोजीन्स मीन्स कैंसर सेल्स में चेंज हो गया। अब प्रोटो-ऑन्कोजीन है क्या, ओके, दे आर नॉर्मल जीन्स, ये बिल्कुल नॉर्मल होते हैं, कोई भी एरर नहीं, कोई भी म्यूटेशन नहीं, बिल्कुल नॉर्मल, फाउंड इन ऑल द सेल्स, सभी सेल्स में पाए जाते हैं, ओके। नेक्स्ट, रिस्पॉन्सिबल फॉर मिनी फंक्शन, इनके पास बहुत सारा फंक्शंस होता है, इंक्लूडिंग
ग्रोथ होता है, डिवीज़न करवाते हैं, सर्वाइवल करवाते हैं, ठीक है। सेल का सर्वाइव करवाएंगे, डिवीज़न करवाएंगे, मीन्स इनडायरेक्टली हम कर रहे हैं, कह रहे हैं कि एपोप्टोसिस को ये इनहिबिट कर रहे हैं। ये एपोप्टोसिस नहीं करवाएंगे, सेल की डेथ नहीं करवाएंगे, इंस्टेड ऑफ दैट दे डिवीज़न एंड सर्वाइव करवाएंगे। ओके, नेक्स्ट, बट समटाइम्स क्या होता है कि थिंग्स गो रॉन्ग इफ दे म्यूटेटेड। अगर ये म्यूटेटेड हो गए, म्यूटेशन हो गया बाय एनी चांस, देन बहुत ही गलत होगा। क्या करेंगे ये प्रोटोऑन्कोजीन्स बिकम कन्वर्ट इन द ऑन्कोजीन्स। ओके, जो कि हम लोग बार बार बोल रहे हैं कि प्रोटोऑन्कोजीन्स चेंज हो जाएंगे ऑन्कोजीन्स में, ये ऑन्कोजीन्स में चेंज हो गए। ओके, नाउ रिजल्ट मेकिंग टू मच प्रोटीन, और जिससे कि क्या होगा, बहुत सारा एक्स्ट्रा फंक्शन ऐड हो जाएगा प्रोटीन की वजह से फॉर डिवीजन एंड ग्रोथ, ठीक है। और कॉज करेगा क्या, कैंसर कॉज करेगा, ये सेल कैंसर को कॉज करेगा। फिर क्या होगा, नाउ नेक्स्ट, दे हैव अ डोमिनेंट म्यूटेशन, मीन्स ओनली वन म्यूटेटेड जीन इज इनफ टू कॉज कैंसर। इनके पास क्या होता है कि डोमिनेंट म्यूटेशन होता है। अब डोमिनेंट टाइप का म्यूटेशन क्या हुआ, मीन्स ऐसा म्यूटेशन जो एक पे, जिसके पास डोमिनेंट फिनोटाइप हो, ठीक है। डोमिनेंट फिनोटाइप मीन्स अगर कोई एक कॉपी है ना डीएनए की, ठीक है, अगर ये सपोज एक डीएनए की कॉपी है किस इनके पास, तो अगर इनमें केवल म्यूटेशन हुआ तो ये इतने में ही सरवाइव कर जाएंगे कैंसर कॉज करने के लिए। इट्स इनफ टू कॉज कैंसर। यहाँ पे लेट मी जूम इट दिस पिक्चर। ओके, sorry, yes, I have inserted here a picture which is very beautiful। ये ऑन्कोजीन है। ओके, ये दिस वाज नॉर्मल सेल। यहाँ पे नॉर्मल जीन रेगुलेट सेल ग्रोथ, नॉर्मल तरीके से जीन का रेगुलेशन हो रहा था, ठीक है, नॉर्मल तरीके से यहाँ पे जीन रेगुलेट हो रहा था। बट कैंसर सेल में क्या हुआ, म्यूटेट हुआ, डैमेज हुआ, तो ऑन्कोजीन जो था, प्रोटो ऑन्कोजीन, सॉरी, ऑन्कोजीन में चेंज हुआ और ऑन्कोजीन एक्यूमुलेटेड, ठीक है, एसिलरेट द सेल ग्रोथ एंड डिवीजन। अब ऑन्कोजीन क्या हुआ, एक ही कॉपी उसकी चाहिए म्यूटेशन को कॉज करने के लिए। अगर एक ही कॉपी हो गई तो प्रोटो ऑन्कोजीन को ऑन्कोजीन में चेंज होने में कोई नहीं रोक सकता। नो वन हैज कैपेबिलिटी टू स्टॉप इट टू फॉर्म टू बिकमिंग इन ऑन्कोजीन। ओके, तो ये था अबाउट द प्रोटो ऑन्कोजीन, कैसे प्रोटो ऑन्कोजीन कैंसर सेल में चेंज हो रहे हैं, ठीक है। नाउ लेट्स सी अबाउट द नेक्स्ट, sorry, okay, just give me a second guys। okay, yeah, we are here। सो एग्जाम्पल जो होते हैं ना प्रोटोऑन्कोजीन के, वो होता है रैस, मिक, साइक्लिन डी, हर्टू, एबीएल, एसआरसी, जून फॉस। डोंट बी वरीड अबाउट इट, इट्स जस्ट अ नेम ऑफ प्रोटोऑन्कोजीन्स, ठीक है। ये सारे के सारे जीन्स के नेम है और इम्पॉर्टेंट भी है। और लास्ट वीडियो तक आप साथ में बने रहो, मैंने इतनी इजी लैंग्वेज लिखे हुए हैं इसमें कि मैंने खुद को वहाँ पे प्रेजेंट किया है कि मुझे कैसे समझ में आया जब मैं पढ़ रही थी, तो मैं उसको आपको एक्सप्लेन कर पाऊँ, ठीक है, आपको भी समझ आ पाए। तो ये सारे के सारे जीन्स जो है ना, ये प्रोटो ऑन्कोजीन्स हैं। अगर ये अभी नॉर्मल है, अगर इनमें कोई भी म्यूटेशन हुआ, ऑब्वियसली यस, गेन ऑफ फंक्शन म्यूटेशन, तो ये प्रोटो ऑन्कोजीन में चेंज हो जाएंगे, ठीक है। अभी वो जो थी जीन्स जो था प्रोटो ऑन्कोजीन्स, बेसिकली उसको मैंने डेप्थ में यहाँ पे लिखा हुआ है रैस, ठीक है। रैस क्या होता है, रैस एक जीन है जो कि बिलोंग करता है जीटीपीएस फैमिली से। रैस जो होता है ये एक्टिवेट करता है प्रोटीन को, जो कि प्रोटीन विच फॉर्म दिस दे डू सेल ग्रोथ, ऐसे प्रोटीन का फॉर्मेशन करते हैं जो कि सेल की ग्रोथ में मदद करते हैं। ये भी सिग्नलिंग का टॉपिक है रैस, ठीक है। ये CSIR के एग्जाम में ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सिग्नलिंग यूनिट है, यूनिट 4, and I am taking this topics, so I will take definitely these topics for ahead, so just be continued with me।
तो यहाँ पे रैस यहाँ पे मैंने ऐसा एक पिक्चर किया है कि आपको समझ में आए कि रैस कैसे एक्टिवेट हो रहा है। तो ये जीटीपीएस फैमिली का है, बिलोंग करता है, एक जीटीपीएस जीन की फैमिली होती है जो कि सेल का ग्रोथ करवाती है। नेक्स्ट मिक होता है। मिक क्या है? मिक में हमने देखा था किसमें, प्रोटोन को जीन के एग्जाम्पल में ये प्रोलाइफरेशन का भी काम करते हैं, हेल्प करते हैं सेल के साइकिल के प्रोग्रेशन में, सेल साइकिल कैसे प्रोग्रेस हो रही है उसमें मदद करते हैं। मोरेवर मिक ऑल्सो एसोसिएटेड विद कैंसर कॉल्ड बर्काइट लिम्फोमा, ये बर्काइट लिम्फोमा से रिलेटेड होते हैं। अब बर्काइट लिम्फोमा क्या होता है कि ये जो बर्काइट लिम्फोमा है ना, ये डब्ल्यूबीसी का, और सॉरी बी सेल का, जो कि हमारे इम्यून सेल्स होते हैं, उनका कैंसर होता है। और मोस्ट प्रोबेबली ये देखने को मिलता है चिल्ड्रन में, चिल्ड्रन में देखने को ये मिलता है बी सेल का कैंसर, बर्काइट लिम्फोमा। तो मिक्स जीन जो होते हैं इनमें अगर गेन ऑफ फंक्शन म्यूटेशन होता है तो ये हमें देखने को मिलता है बर्काइट लिम्फोमा। ओके, यस, गेन ऑफ फंक्शन। ओके, नेक्स्ट साइक्लिन डी। साइक्लिन डी एक प्रोटीन है, ये भी हेल्प करती है इन द सेल साइकिल प्रोग्रेशन G1 to S स्टेज। मीन्स सेल साइकिल में ना माइटोसिस मियोसिस एवरीवन नोज अबाउट इट। तो इसमें क्या होता है सेल साइकिल के प्रोग्रेशन में ना, कि जो माइटोसिस मियोसिस होते हैं उसमें बहुत सारे स्टेजेस होते हैं, ट्रांजिशन होता है। G1 उसमें स्टेजेस होते हैं लाइक G1 एस, G2 एम, ये सारे के सारे स्टेजेस होते हैं। एक बार जो होता है सेल जीवन में जाता है, जीवन के बाद उसमें जी नॉट में उसको भेजा जाता है अगर कुछ भी एरर होता है, फिर वो एस में जाता है, रिप्लिकेट करता है, ठीक है, फिर वो G2 से एम में जाता है। तो ये जो जीवन से एस, एस से G2 जा रहा है ना, तो इन बीच इनके इनमें मतलब एक जीवन से एस में जाना ही इनको ट्रांजिशन बोलते हैं, क्योंकि ये ट्रांजिट करके जा रहा है ना, तो इनको ट्रांजिशन बोलते हैं। तो जो साइक्लिन डी होता है इसी में हेल्प करता है कि कैसे जीवन टू एस ट्रांजिशन हो रहा है, और इस उनको मतलब रेगुलेट करने का काम करता है। अगर ये इनका डिग्रेडेशन हुआ ना तो बहुत सारे लंग कैंसर हो जाते हैं, लंग कैंसर। ओके, मिनी मोर, अगर साइक्लिन डी एनी हाउ डिग्रेड हो गया, क्योंकि प्रॉपर चेकिंग नहीं हो पाएगी, अगर एक भी लंग कैंसर का कोई भी डिफेक्टिव जीन्स रहेगा तो उसका मल्टीप्लिकेशन होता जाएगा। नेक्स्ट इज लाइक हर्टू, इट इज द एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर। हर्टू के बारे में भी मैंने पार्ट 2 में डिस्कस किया था। ये हर्टू HER2 क्या है, 1 मिनट, यस, ये हर्टू जो है ना, ये ब्रेस्ट सेल का रिसेप्टर है, ब्रेस्ट सेल का रिसेप्टर है। ओके, इट इज एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर ऑल्सो कॉल्ड ERB2, इसको ERB2 भी बोलते हैं। ये बनाता है ब्रेस्ट सेल के रिसेप्टर को। अगर सी मैंने एक डायग्राम यहाँ पे मैंने इंसर्ट किया हुआ है, सी हियर, दिस इज द नॉर्मल सेल, ठीक है, ये नॉर्मल सेल है। यहाँ पे HER2 का, हर्टू का रिसेप्टर, ये ब्रेस्ट सेल है, ठीक है, दिस इज द ब्रेस्ट सेल, और ये ब्रेस्ट सेल बिल्कुल नॉर्मल है। यहाँ पे हर्टू का ये रिसेप्टर प्रेजेंट है। ओके, नॉर्मली ढंग से। और एस्ट्रोजन आएंगे, जो कि इसका क्या होता है, लिगेंड होता है एस्ट्रोजन। ओके, दिस इज द रिसेप्टर एंड दिस इज द लिगेंड, जो कि होता है क्या, एस्ट्रोजन आकर के बाइंड हुआ और ब्रेस्ट सेल की ग्रोथ करवाएंगे। बट व्हाट इफ अगर ये इनमें म्यूटेशन होता है ना, तो ये हर्टू के जो रिसेप्टर होते हैं बहुत सारे हो जाते हैं, और जिससे कि पूरे के पूरे जगह आकर के क्या बाइंड हो जाता है स्टेरोजन, और ब्रेस्ट सेल्स का बहुत ही ज़्यादा ग्रोथ होने लग जाता है, जिससे कि बहुत ज़्यादा ग्रोथ होने की वजह से जो नॉर्मल सेल थे ब्रेस्ट कैंसर के, वो ब्रेस्ट कैंसर सेल में चेंज हो जाते हैं, ठीक है, ओवर एक्सप्रेशन हो जाता है इन रिसेप्टर के वजह से, इन रिसेप्टर का, जिसकी वजह से प्रोटीन की बाइंडिंग बहुत ही ज़्यादा होने लग जाती है, और वही होता है कि ब्रेस्ट सेल बहुत ही ज़्यादा तेज से ग्रो करेंगे और कैंसर कॉज करेंगे। ये साइक्लिन डी के बारे में था। जैसे कि
G1 S G2 M डिफरेंट डिफरेंट फेजेस होते हैं सेल साइकिल में, और CDK जा कर के वहाँ पे साइक्लिन CDK और साइक्लिन D वहाँ पे फंक्शन परफॉर्म करते हैं, और वो प्रॉपर चेक करते हैं कि सेल डैमेज तो नहीं है, कोई एरर तो नहीं है। फिर अगर कुछ भी होता है तो उनको G0, ओके, एक G0 फेज होता है, वहाँ पे उनको G0 फेज में सारे के सारे सेल को इनहिबिट कर दिया जाता है, रेस्टिंग फेज में डाल दिया जाता है। ये बर्काइट लिम्फोमा का ये कैंसर है जो कि था मिक, जिसके लिए रिस्पॉन्सिबल था। यहाँ पे क्रोमोसोम C मिक ऑन्कोजीन है। मिक ऑन्कोजीन में कुछ म्यूटेशन हुआ और ये मिक ऑन्कोजीन एक्टिवेट हो गया। लेट मी जूम इट, यस, सी, यहाँ पे मिक ऑन्कोजीन में म्यूटेशन हुआ, अब ये मिक ऑन्कोजीन एक्टिवेट हो गया, जिससे कि ये मिक रिलेटेड प्रोटीन बनाने लग गया। आईजी जीन जो है ये इम्यूनिटी से रिलेटेड सेल्स हैं, इम्यूनोग्लोबुलिन बोलेंगे इनको, बोलते हैं, बोलेंगे नहीं, इम्यूनोग्लोबुलिन्स। ये सेल्स जो होते हैं सभी को पता है 5 टाइप के होते हैं, IgB, सॉरी, IgM, IgG, IgA, IgD, IG। मैं इसको भी टीच करने वाली हूँ डिटेल में सारे के सारे इम्यूनोग्लोबुलिन्स के बारे में। तो IG जो इनको शॉर्ट फॉर्म में इम्यूनोग्लोबुलिन्स लिखा गया है, ये इंक्रीज हो जाएंगे। अब इम्यूनोग्लोबुलिन्स इंक्रीज होने की वजह से जो B सेल्स है उनका एक्टिवेशन बहुत ही ज़्यादा होने लग जाएगा, जिससे कि कैंसर कॉज हो जाएगी। ओके, तो ये अबाउट था कि प्रोटो ऑन्कोजीन्स के बारे में। नाउ लेट्स सी अबाउट द ट्यूमर सप्रेसर जीन। ट्यूमर सप्रेसर जीन के बारे में थोड़ा सा समझते हैं, क्या है ये ट्यूमर सप्रेसर जीन। ट्यूमर सप्रेसर जीन के बारे में जैसे मैंने ऑलरेडी बताया कि उसमें लॉस ऑफ फंक्शन म्यूटेशन होता है। लॉस ऑफ फंक्शन म्यूटेशन के होने की वजह से जो ट्यूमर सप्रेसर जीन होते हैं TSG, वो ऑन्कोजीन में चेंज हो जाता है। अच्छा, रिमेंबर करने का एक ये प्रोसेस है, ये एक लॉजिक है, सॉरी, कि ट्यूमर सप्रेसर जीन, देखो ट्यूमर सप्रेसर मीन्स ट्यूमर को सप्रेस करने वाला जीन्स, ऐसा जीन्स जो कि ट्यूमर को बनने से रोके, है ना, ट्यूमर ना बनने दे। तो ये हम बोल सकते हैं इट्स अ ट्यूमर सप्रेसर जीन, ऐसे लर्न रख सकते हैं कि जो ट्यूमर को ही ना बनने दे। अब ट्यूमर सप्रेसर जीन जो होते हैं, ये भी मैंने बताया था कि ये नॉर्मल जीन्स होते हैं। ओके, दे स्लो डाउन सेल डिवीजन एंड टेल अ सेल व्हेन टू डाई, मीन्स ये एपोप्टोसिस को इंड्यूस कराते हैं, ये सेल को डाई करवाएंगे, विच मीन्स ये एपोप्टोसिस को प्रमोट करेंगे, एपोप्टोसिस को प्रमोट करेंगे। ठीक है, इसके पहले हमने प्रोटो ऑन्कोजीन्स में देखा था कि वो क्या कर रहे थे, प्रोटो ऑन्कोजीन्स ये एपोप्टोसिस को इनहिबिट कर रहे थे, एपोप्टोसिस को इनहिबिट कर रहे थे, विच मीन्स डिवीजन सर्वाइवल करवा रहे थे सेल का, इसीलिए उसमें गेन ऑफ फंक्शन म्यूटेशन हो रहा था और जाकर के वो चेंज हो रहा है। बट ये ट्यूमर सप्रेसर जीन है, ये एपोप्टोसिस करवाएंगे, इसीलिए इसमें लॉस ऑफ फंक्शन म्यूटेशन हो रहा है, मीन्स जो प्रोटीन है ना, जो प्रोटीन काम कर रही है उसका फंक्शन रिड्यूस हो जा रहा है नॉर्मल के कंपेरिजन में, और म्यूटेशन हो जा रहा है। तो ये एपोप्टोसिस को क्या करेंगे, प्रमोट करेंगे। इनहिबिट सेल सर्वाइवल एंड प्रोलाइफरेशन मीन्स दे हैव एपोप्टोटिक प्रमोटिंग प्रोटीन्स ऑब्वियसली, विच मीन्स इनहिबिट सेल साइकिल प्रोग्रेशन, ये सेल के साइकिल के प्रोग्रेशन को इनहिबिट कर देंगे। ओके, अलॉन्ग विद द सेल साइकिल चेक पॉइंट पाथवे, डिफरेंट डिफरेंट चेक पॉइंट्स चलते हैं, G1 से S से G2 से M। जब सेल साइकिल चलती है उसमें बहुत सारे चेक पॉइंट्स काम करते हैं, और वो चेक पॉइंट्स जो होते हैं वही डिसाइड करेंगे, प्रॉपर चेकिंग करेंगे सेल में तो कोई फॉल्ट है नहीं है, अगर फॉल्ट है, सॉरी, एरर है, तो उनको G0 फेज में भेजा जाएगा और सेल वहाँ पे पड़े रहेंगे। ठीक है, डॉर्मेंट स्टेज में रहेंगे। अगर वो फंक्शन मीन्स अगर उनमें कोई भी एरर होता है, दे हैव रेसेसिव म्यूटेशन, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट रेसेसिव म्यूटेशन। प्रोटो ऑन्कोजीन में क्या था कि प्रोटो ऑन्कोजीन में डोमिनेंट म्यूटेशन था, यहाँ पे रेसेसिव म्यूटेशन है, मीन्स बोथ एलील शुड बी म्यूटेटेड टू कॉज कैंसर। यहाँ पे दोनों एलील, कोई भी एक DNA है ना, उसमें पाए जाने वाले जो उसके दोनों कॉपी हैं DNA के, उनमें अगर एरर होता है, मीन्स अगर म्यूटेट होते हैं, तो ये कॉज करेंगे क्या, ट्यूमर्स, मीन्स ये ट्यूमर कॉज करेंगे या कैंसर कॉज करेंगे।
सी हेयर डायग्राम। यहाँ पे एक नॉर्मल सेल था, नॉर्मल सेल में फिर से वही नॉर्मल जीन प्रिवेंट कैंसर सेल प्रिवेंट करते हैं, बट रिमूव आर इनएक्टिव ट्यूमर सप्रेसर जीन्स। यहाँ पे इनएक्टिव ट्यूमर सप्रेसर जीन्स हुए, उनको रिमूव किया गया तो फिर कैंसर सेल बन गए, क्योंकि जब वो थे ना तो वो एपोप्टोसिस करवा रहे थे। ओके, तो यहाँ पे कंफ्यूज होने वाली कोई बात नहीं है। जब वो नॉर्मल थे तो वो एपोप्टोसिस करवा रहे थे, जिसकी वजह से क्या हुआ था कि कोई भी अगर एरर फॉल्टी सेल था उनको डैमेज किया जा रहा था प्रॉपर चेकिंग के बाद। ठीक है, बट अगर उनको रिमूव कर देते हैं या म्यूटेट हो जाते हैं या उनका फंक्शन कम हो जाता है, कैंसर सेल में चेंज हो जाते हैं म्यूटेटेड इनएक्टिवेटेड ट्यूमर सप्रेसर जीन, वो क्या हुआ है, ट्यूमर सप्रेसर जीन उन्होंने बना दिया, क्या कैंसर में चेंज हो गए, रेसेसिव म्यूटेशन। यहाँ पे दोनों अगर मतलब डीएनए के दोनों कॉपी पे क्या हुआ, यहाँ पे म्यूटेशन हुआ। इसका एग्जाम्पल है P53, RB, BRCA1, BRCA2, P16 एटेक्स्ट्रा, बहुत सारे ट्यूमर सप्रेसर जीन है। और C, ये सभी अभी नॉर्मल हैं। ठीक है, P53, RB, ये सारे के सारे जो जीन्स अभी नॉर्मल है, इनमें कोई भी म्यूटेशन नहीं हुआ है, मीन्स ये कैंसर नहीं कॉज करेंगे, ये सेल को हेल्प करेंगे उनके सर्वाइवल के लिए। बट अगर इनमें कोई फॉल्ट होता है ना, देन जा करके इन फ्यूचर ये कॉज करने वाले हैं कैंसर को। तो आउट ऑफ दीज P53 एंड RB इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर द मास्टर, बैचलर एंड CSIR एंड गेट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। तो जस्ट सी इन डेप्थ व्हाट अबाउट इट। ओके, P53 के बारे में जानते हैं, जो कि है एक ट्यूमर सप्रेसर जीन, प्रोटोऑन्कोजीन ट्यूमर सप्रेसर जीन। ओके, P53 हम इसलिए लिख रहे हैं ना ऐसा सॉरी, क्योंकि P53 जो है ना इज अ मॉलिक्यूलर मास है इसका P53। ये 17th क्रोमोजोम पे ये लोकेट होते हैं, नोन एज अ गार्जियन ऑफ ह्यूमन जीनोम। इनको ऐसा मतलब एक नेम दिया गया है कि ये गार्जियन होते हैं ह्यूमन जीनोम के P53। ओके, इफ डीएनए रिपेयर सिस्टम फेल्स टू करेक्ट द डैमेज डीएनए, P53 ट्रिगर एपोप्टोसिस, ये ट्रिगर करवाएंगे एपोप्टोसिस, क्योंकि ये ट्यूमर सप्रेसर जीन है। तो P53 क्या करेंगे, एपोप्टोसिस को प्रमोट करेंगे, एपोप्टोसिस प्रमोट करेंगे। ठीक है, अगर कोई भी फॉल्ट होती है। सी हियर P53 में क्या हुआ, ये ऑन्कोजेनिक, इन्होंने सिग्नलिंग कहीं से भी ऑन्कोजेनिक सिग्नलिंग को कैरी आउट किया। ठीक है, ऑन्कोजेनिक सिग्नलिंग को कैरी किया। वो डीएनए डैमेज हो सकता है, ऑक्सीजन का लेवल कम हो सकता है, हाइपोक्सिया की फंक्शन मीन्स हाइपोक्सिया शो कर सकता है, न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी हो सकता है, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, हार्मोन्स, इट कैन बी फिजियोलॉजिकल प्रोसेस। ओके, ये सभी ऑन्कोजेनिक सिग्नल है। ये सारा का सारा मैंने डेप्थ पार्ट फर्स्ट में डिस्कस किया है। न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी, एज वी नो ऑलरेडी दैट जो कैंसर सेल्स होते हैं उनको बहुत ही ज़्यादा न्यूट्रिएंट की ज़रूरत होती है, और मोस्ट प्रिफरेबली लैक्टेट और हॉर्मोन्स। ये सारे के सारे क्या हुए, P53 को सिग्नलिंग, इन्होंने P53 जो सेल्स जीन थे उन्होंने ये सारे के सारे सिग्नलिंग को रिकग्नाइज किया, और रिकग्नाइज करने के बाद इनको पता चला कि इन फ्यूचर क्या है कि जो सेल है ये ऑन्कोजीन में चेंज हो सकते हैं। तो इन्होंने जो ये सेल साइकिल की प्रोसेस चल रही थी, है ना, जिसमें कि ढेर सारे क्या थे, G1 फेज थे, S फेज था, G2 फेज था, ये प्रॉपर तरीके से इसको स्टॉप कर देते हैं। स्टॉप करने के बाद क्या करते हैं, उसका सेनेसेंस करवाएंगे। ठीक है, डीएनए रिपेयर करवाएंगे, ऑटोफैजी करेंगे, मीन्स डिफरेंट एंजाइम को लेकर के ये क्या करेंगे, खुद से उसको डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करेंगे कि जिससे इसका रेप्लिकेशन नहीं हो। क्योंकि G1 के बाद G0 फेज आती है, G1 के बाद G0 फेज के बाद S फेज आती है। तो इसमें प्रॉपर चेकिंग चलती है और ये रेस्टिंग फेज है। अगर इसमें मीन्स S जो है ये रेप्लिकेशन फेज है। अगर G1 से सेल एरर वाला S में चला गया तो दैट मीन वो उसने अपना एक और कॉपी बना लेगा, 2 कॉपी बना लेंगे, फिर से वो डिवाइड करेंगे तो वो 4 कॉपी बना लेंगे। ठीक है, तो एरर वाला जो है वो पूरा का पूरा क्या करेगा, लोकेटेड मीन्स पूरा का पूरा वो फैलता जाएगा, डिस्पर्स स्प्रेड करता जाएगा वो जीन्स, फॉल्टी जीन्स। मेटाबॉलिक स्विचिंग कराएंगे, मीन्स जो नॉर्मल जिस मेटाबॉलिज्म जो नॉर्मल सेल शो कर रहा था,
अगर उससे उसके कंपैरिजन में कुछ अलग मेटाबॉलिज्म शो हुआ तो ये क्या करेंगे, मेटाबॉलिज्म को चेक कर लेंगे कि ये स्विच हुई है, तो इसको उनको पता लगेगा कि ये सेल साइकिल को स्टॉप करवाना है, सेल्यूलर डिफरेंशिएशन। ये सब करने के बाद ये सेल साइकिल को अरेस्ट कराएंगे, है ना। अगर ये सारा का सारा ये फंक्शन परफॉर्म नहीं कर पाते, रिपेयर नहीं हो पाता सेल, उनका ऑटोफैगी नहीं हो पाता, मेटाबॉलिक स्विचिंग हुई होती है, सब कुछ हुआ होता है ना, अगर वो ठीक नहीं कर पाते तो सेल साइकिल को अरेस्ट करके उसको एपोप्टोस करवा देते हैं बाय द डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस लाइक फेरोप्टोसिस, एपोप्टोसिस, नेक्रोसिस या नेक्रोप्टोसिस। ये सारे के सारे फेजेस है एपोप्टोसिस करवाने के लिए। ये कोई भी पाथवे फॉलो करके एपोप्टोस करवा दिया जाएगा। बट अगर सेल को क्या करना है कि अगर इन फ्यूचर वो ठीक हो सकता है रिपेयरिंग सिस्टम के थ्रू या फिर ऑटोफैगी के थ्रू, सेनेसेंस के थ्रू, तो उनको डोरमेंसी में रखा जाएगा, ठीक है, जी नॉट फेज में रखा जाएगा। जी नॉट फॉर एग्जाम्पल डोरमेंसी का मीनिंग क्या होता है कि हम सीड से कोरिलेट कर सकते हैं, क्योंकि ये वर्ड वहीं से आया है, सीड से। सीड जो हम ग्रेन कंज्यूम करते हैं ना, वो डोरमेंट फेज में रहता है, ठीक है। बट जब व्हेन फेवरेबल कंडीशन या फेवरेबल क्लाइमेट एटमॉस्फेयर होता है, ठीक है, कंडीशन होती है, तो वो जो डॉर्मेंट सीड होते हैं ना, दे स्टार्ट टू स्प्राउट, वो स्प्राउटिंग करना, अंकुरित होना कह सकते हैं, स्टार्ट करते हैं। बट ऐसे क्या जो हम कंज्यूम करते हैं वो डॉर्मेंट फेज में रहते हैं। तो ऐसे ही जो सेल है ना जिसको ठीक होना है वो डॉर्मेंसी जी नॉट फेज में जाएगा, ठीक है, और उसका अपना प्रॉपर सेटअप होगा एंड देन वो जाकर के दूसरे सेल में मीन्स उसका रेप्लिकेशन एस फेज में डिवीजन होगा। अगर ऐसा नहीं होता है तो उनको एपोप्टोस करा दिया जाएगा, ठीक है, ऑटोफैगी करा दी जाएगी, सेल डेथ करवा दी जाएगी प्रोग्राम तरीके से। अब इन जो जीन P53 है ना, ये वर्क कैसे करते हैं, कैसे इनका प्रोसेस परफॉर्म होता है। सी नॉर्मल सेल में क्या हुआ कि P53 जो सेल है ना, ये MDM2 क्या है, इसका एक फ्रेंड है। P53 MDM2 से बाइंड करता है, ये सिग्नलिंग चल रही है इनके बीच में, वर्किंग सिग्नलिंग कह सकते हैं कि ये कैसे काम कर रहे हैं, है ना। सबके पीछे हम साइंस पढ़ रहे हैं तो सबके पीछे एक लॉजिक है, कैसे वर्क हो रहा है। ऐसे कहीं से भी तो नहीं हो जाएगा ना कि जीन P53 ऐसे ऐसे उनका सिग्नलिंग चला, सॉरी वो एक्टिवेट हुए तो फिर सप्रेस हो गए या फिर जीन्स बन गए ट्यूमर वाले। तो उनके पीछे के एक प्रॉपर एक लॉजिक है। तो MDM2 जब इन्होंने P53 MDM2 से बाइंड करता है ना, तो ये मीन्स इट्स इनएक्टिव, P53 इनएक्टिव होता है और ये P53 डिग्रेड हो जाता है। कहने का सेंस क्या है, लेट्स सी हियर कि जब P53 MDM2 से बाइंड होता है ना, MDM2 से, तो P53 इनएक्टिव होता है। इनएक्टिव क्यों इनएक्टिव है P53? क्योंकि अभी जो सेल है ना वो डैमेज नहीं हुई है, मीन्स उसमें जो सेल है वो बिल्कुल नॉर्मल है, सेल नॉर्मल है। और नॉर्मल सेल में P53 को एक्टिवेट होने की ज़रूरत नहीं है। तो P53 का मीन्स डिग्रेडेशन इम्पॉर्टेंट है P53 का, और इसके लिए इसको MDM2 से बाइंड करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ना। जब ये दोनों बाइंड करते हैं तो P53 डिग्रेड हो जाता है और MDM2 फ्री होता है, और जाकर के ये सेल MDM2 जाकर के जीन का एक्सप्रेशन करवाता है सेल के अंदर जाकर के। ओके, फिर क्या हुआ कि जब डैमेज सेल है तो फिर क्या हुआ, डैमेज सेल में P53 क्या करता है, ये फॉस्फेट से मीन्स फॉस्फोराइलेट हो जाता है। फॉस्फोराइलेट हो गया तो एक्टिव हो गया P53, फॉस्फोराइलेट हो जाता है P53। फॉस्फोराइलेशन और डीफॉस्फोराइलेशन या अनफॉस्फोराइलेशन का बहुत ही बड़ा की रोल है साइंस में, क्योंकि फॉस्फोराइलेशन का मीनिंग क्या होता है कि मतलब कोई भी जीन्स को एक्टिवेट होना है ना तो पहले वो फॉस्फोराइलेट होगा, और अगर इनएक्टिवेट होना है तो डीफॉस्फोराइलेट होगा, है ना। बट ये जो है ना ये हमेशा वर्क नहीं करते, ऐसा हमेशा ही नहीं होगा, ऑलवेज नहीं होगा कि ये ऐसे ही फंक्शन परफॉर्म करेंगे। अगर फॉस्फोराइलेट है दैट मीन एक्टिव, ऐसे रिमेंबर नहीं कर सकते। वो सिग्नलिंग के बेस पे होती है, रिसर्च के अकॉर्डिंग होती है, कैसे उनके बीच में सिग्नलिंग चल रही है ना। पर ज़्यादातर क्या होता है कि जब फॉस्फोराइलेट कोई भी जीन्स हो रही है तो वो एक्टिव है, बट
एक्सेप्शन इज ऑलवेज हियर इन अ साइंस, तो कभी कभी इनएक्टिव भी हो सकता है। तो अगर फॉस्फोराइलेट हुआ P53 तो एक्टिवेट हो गया, मीन्स P53। अब P53 एक्टिवेट है, दैट मीन्स सेल साइकिल को अरेस्ट होना है, ये वाली प्रोसेस चलानी है। तो इसमें P53 एक्टिवेट था, है ना, यहाँ पे P53 एक्टिवेट था, मीन्स इसने यहाँ पे MDM2 से बाइंड नहीं किया था, MDM2 यहाँ पे नहीं था। अगर MDM2 होता तो P53 इनएक्टिवेट होता, डिग्रेड हो गया होता, बट ये डैमेज सेल है ना, इसीलिए इसको फॉस्फोराइलेट करवाना है और सेल साइकिल को अरेस्ट कराना है। तो हम थोड़ा सा नेक्स्ट देखते हैं उसमें। इसमें जो हमने लिखा था कि अगर P53, ठीक है, ये अकेले होता है ना, तो ये एक्टिव होता है, या अकेले इन द सेंस ये फॉस्फोराइलेट हो गया ना, तो फॉस्फोराइलेट हो गया तो ये एक्टिवेट हो गया। लेट मी draw it clear by which you can get well. Okay. ये क्या हुए, P53 फॉस्फोराइलेट हुए। फॉस्फोराइलेट होने का मतलब P53 जो जीन्स था, ये क्या हुए, P53 ये एक्टिवेट हो गया। अब एक्टिवेट होने के बाद क्या हुआ, ये एक्टिवेट हो गया, ऐसा हम इसको बना सकते हैं कि मतलब एक्टिवेट है P53 फॉस्फोराइलेट होने के बाद। अब जो सेल डैमेज था ना, डैमेज सेल था, उसको क्या किया जाएगा, उसको अरेस्ट किया जाएगा। अरेस्ट करने के बाद उसकी प्रॉपर चेकिंग होगी कि फॉल्ट कहाँ पे है, ठीक है, प्रॉपर चेकिंग होगी। या तो उसको जी नॉट फेज में रखा जाएगा, डॉर्मेंट स्टेज में रखा जाएगा, उस सेल को डॉर्मेंट में रखा जाएगा। और अगर वो डॉर्मेंट में मीन्स ठीक नहीं हो सकता, या फिर वो सेल को अब मतलब वो ठीक नहीं हो सकता बाई एनी प्रोसेस, तो उसकी एपोप्टोसिस करवा दी जाएगी, ठीक है, PCD करवा दी जाएगी। इट वॉज अ फ्लो चार्ट अबाउट द P53। सो नाउ नेक्स्ट सी द जीन RB। RB जीन भी एक ट्यूमर सप्रेसर जीन है, ट्यूमर सप्रेसर जीन, ठीक है। ये भी क्या करेगा, ये प्रमोट कराएगा एपोप्टोसिस को, एपोप्टोसिस करवाएगा ये भी सेल जीन। व्हाट इज RB? दिस इज द फर्स्ट ट्यूमर सप्रेसर जीन। ये पहला ट्यूमर सप्रेसर जीन है जो कि आइडेंटिफाई हुआ है ह्यूमन जेनेटिक स्टडी के ड्यूरिंग, ओके। 13th क्रोमोसोम पे लोकेटेड होता है। जो P53 था वो 17th क्रोमोसोम पे लोकेटेड था, 17th क्रोमोसोम पे लोकेटेड था P53। ओके, इट इज नोन एज अ मास्टर रेगुलेटर ऑफ सेल साइकिल। P53 को गार्जियन ऑफ ह्यूमन जीनोम बोल रहे थे, एंड RB जीन को वी विल कॉल इट मास्टर रेगुलेटर ऑफ सेल साइकिल, ठीक है। दिस इज द दिस इज द RB इज रिलेटेड विद द रेटाइनोब्लास्टोमा। ये रेटाइनोब्लास्टोमा जीन से रिलेटेड है। रेटाइनोब्लास्टोमा, रेटाइनोब्लास्टोमा क्या चीज़ होती है, वी विल सी इन द लास्ट स्लाइड, सो बी पेशेंट। ओके, see about the retinoblastoma signaling. Retinoblastoma, that is RB, it's a negative regulator, okay, it's a what, it's a negative regulator of the cell cycle। ये सेल साइकिल का नेगेटिव रेगुलेटर है। अगर ये फॉस्फोराइलेट हुआ ना, देन इट इज गोइंग टू बिकम इनएक्टिव, एंड अगर फॉस्फोराइलेट नहीं हुआ तो एक्टिव है। जैसे मैंने अभी बताया कि कोई भी चीज़ अगर फॉस्फोराइलेट हो रही है तो मैक्सिमम चांसेस होते हैं एक्टिव होने के, एक्टिवेट होने के वो जीन्स के, बट कुछ केसेस में इनएक्टिव जो होता है वो पॉजिटिव मीन्स नेगेटिविटी फॉस्फोराइलेट हो रहे हैं वो चीज़, ठीक है, कुछ केसेस में। इसीलिए ये फॉस्फोराइलेट नहीं हो रहे हैं तब एक्टिव हो रहे हैं, जब ये फॉस्फोराइलेट नहीं हो रहे हैं देन एक्टिव हो रहे हैं, इसीलिए हम इसको नेगेटिव रेगुलेटर बोल रहे हैं, सेल साइकिल का नेगेटिव रेगुलेटर, ओके। ऐसे हम समझ सकते हैं और लर्न भी रख सकते हैं। लेट्स सी E2F ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर फॉर साइक्लिन। E2F भी एक फ्रेंड होता है इसका, रेटाइनोब्लास्टोमा का,
आरबी जीन का एक फ्रेंड होता है। व्हेन आरबी फॉस्फोराइलेट E2F फ्री बाइंड टू द डीएनए, जब आरबी फॉस्फोराइलेट हो जाता है तो E2F फ्री हो जाता है और डीएनए से बाइंड करता है और नॉर्मल सेल डिवाइड करवाता है। व्हेन आरबी एक्टिव मीन्स अनफॉस्फोराइलेटेड, जब ये अनफॉस्फोराइलेट हुआ दैट मीन इट बाइंड टू द E2F एंड देन E2F can't bind to the DNA for transcription, hence no transcription cell cycle arrest. We'll see it in the flow chart, so don't be worried. Let's see about here. आरबी रेटाइनोब्लास्टोमा एक जीन्स है, इसने E2F से बाइंड किया। ओके, अनफॉस्फोराइलेटेड रेटाइनोब्लास्टोमा बाइंड ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर E2F। जब E2F जो है ना ये अनफॉस्फोराइलेटेड मीन सॉरी, जब रेटाइनोब्लास्टोमा अनफॉस्फोराइलेटेड है विच मीन्स एक्टिव है, तो ये क्या करेगा, E2F से बाइंड करता है और E2F फिर DNA से बाइंड नहीं कर पाता और ट्रांसक्रिप्शन ब्लॉक्ड हो जाता है। बट अगर सेल की ग्रोथ ट्रिगर करनी होती है तो फॉस्फोराइलेट हो जाता है रेटाइनोब्लास्टोमा। फॉस्फोराइलेशन का मतलब कि ये रेटाइनोब्लास्टोमा में मीन्स ये फॉस्फोराइलेट हो गए तो मीन्स ये इनएक्टिव हो गए, है ना। अब ये इनएक्टिव हो गए तो ये क्या करेंगे, ये फ्री हो जाएंगे, रेटाइनोब्लास्टोमा जो है ये E2F से फ्री हो जाएंगे और ये जाकर के फिर E2F क्या होगा, डीएनए से बाइंड करेगा विच बाइंड्स टू द डीएनए टर्न्स द जीन एक्सप्रेशन दस एडवांसिंग द सेल साइकिल, और सेल साइकिल चल पड़ेगी। यहाँ पे एक फ्लो चार्ट में देखते हैं कि क्या है E2F और रेटाइनोब्लास्टोमा। सी हियर, यस, ओके, जैसे E2F है ना, E2F और रेटाइनोब्लास्टोमा इन दोनों के बीच में फ्रेंडशिप होती है। ओके, ये फ्रेंडशिप दिखाते हैं एक दूसरे के टूवर्ड्स। जब रेटाइनोब्लास्टोमा क्या होता है, ये है रेटाइनोब्लास्टोमा, ये हो गया फॉस्फोराइलेट, तो फॉस्फोराइलेट का मतलब हो गया ये इनएक्टिव, सॉरी ये इनएक्टिव हो गए, मीनिंग इट्स इनएक्टिव। ठीक है, जब रेटाइनोब्लास्टोमा फॉस्फोराइलेट नहीं है देन इट्स मतलब एक्टिव, ये एक्टिव है। ठीक है, तो जब रेटाइनोब्लास्टोमा अगर फॉस्फोराइलेट नहीं है ना तो ये एक्टिव है। सी हियर, ये रहा रेटाइनोब्लास्टोमा। आई एम मेकिंग यू कि आप समझ जाओ अच्छे तरीके से। रेटाइनोब्लास्टोमा यहाँ पे फॉस्फोराइलेट हुआ तो E2F जो था यहाँ से फ्री हो गया, एक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है E2F। आई होप यू आर नोइंग अबाउट द ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर। तो E2F फ्री हुआ, अब E2F फ्री हुआ तो ये डीएनए के पास जाएगा और जीन का एक्सप्रेशन कराएगा, मीन सेल साइकिल प्रोग्रेस करवाएगी। ये तब हुआ जब नॉर्मल चीज़ चल रही थी, साइकिल सेल साइकिल करवाएगी जब नॉर्मल चीज़ें हो रही थी तब। और फिर क्या होगा कि सेल डिवीज़न नॉर्मली तरीके से सेल डिवाइड करेगा, नॉर्मल सेल डिवाइड करेंगे, है ना। बट जब अभी यहाँ पे रेटाइनोब्लास्टोमा फॉस्फोराइलेट हुआ है विच मीन्स ये इनएक्टिव हुआ है। बट अगर रेटाइनोब्लास्टोमा जो है ना ये क्या हुआ, ये फॉस्फोराइलेट नहीं हुआ तो ये E2F से बाइंड कर लेते हैं, E2F अपने फ्रेंड से बाइंड कर लेता है और ये क्या हुआ है यहाँ पे एक्टिव हो गया है। रेटाइनोब्लास्टोमा फॉस्फोराइलेट नहीं हुआ है, ये यहाँ पे एक्टिव है। एक्टिव होने की वजह से इसने क्या किया, अब E2F यहाँ से डीएनए से बाइंड नहीं कर पाएगा, है ना, कांट बाइंड विद द डीएनए। अब ये डीएनए से बाइंड नहीं कर पाएगा जिससे क्या होगा, सेल डिवीजन इनहिबिट हो जाएगी। ओके, या कह सकते हैं सेल अरेस्ट हो जाएगा। तो ये फ्लो चार्ट था अबाउट द रेटाइनोब्लास्टोमा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट व्हाट इज द रेटाइनोब्लास्टोमा। ठीक है, रेटाइनोब्लास्टोमा कैंसर में है तो कैंसर से रिलेटेड है, तो देखते हैं कैंसर ऑफ आई का कैंसर है रेटाइनोब्लास्टोमा। तो हम बार बार जो रेटाइनोब्लास्टोमा के बारे में पढ़ रहे हैं ना ये रिलेटेड है आई से। रेटाइनोब्लास्टोमा डिवाइड्स फर्स्ट नॉर्मली द रेटाइना बट व्हाट इफ कंटिन्यूअस डिवाइड्स फिल रेटाइना वेरी बैक पार्ट ऑफ द आई। हमारा जो आई होता है ना, रॉड सेल्स होते हैं उसके पास, कोन सेल्स होते हैं,
ठीक है। रॉड सेल्स जो होते हैं एंड कोन सेल्स। रॉड सेल जो होते हैं डार्क में देखने के लिए हेल्पफुल होते हैं, डिम लाइट में, डार्क में। और कोन सेल्स जो होते हैं विजिबिलिटी के लिए होते हैं, जिससे कि हम कलर को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, देख सकते हैं, रिकग्नाइज कर सकते हैं। तो ये रॉड सेल कोन सेल्स जो होते हैं ये रेटाइना का पार्ट होते हैं, जो कि हमारे आई में प्रेजेंट होता है ना। आई रेटाइना जो होता है बहुत ही पीछे का पार्ट होता है आई के। तो रेटाइनोब्लास्टोमा जो आरबी जीन्स होते हैं ना, ये नॉर्मली डिवाइड करते हैं, लेकिन जब ज़्यादा से ज़्यादा कंटिन्यूसली डिवाइड करने लग जाते हैं तो रेटाइना को फिलअप कर देते हैं। इस स्टेज को रेटाइनोब्लास्टोमा कहते हैं। इसमें क्या होता है कि आई अफेक्ट होता है, आई अफेक्टेड। तो नॉर्मली इसको हम आई कैंसर बोलते हैं, विल कॉल इट आई कैंसर। ये दो टाइप का होता है, हेरिडिटरी एंड स्पोरेडिक। हेरिडेटरी जो होता है इन विच बोथ आई अफेक्टेड, दोनों के दोनों आंख अफेक्टेड होती है। स्पोरेडिक में एक आई अफेक्टेड होती है। ये है नॉर्मल आई, यू कैन सी हियर, एंड इट्स अ रेटाइनोब्लास्टोमल अफेक्टेड आई। यहाँ पे सी दिस बेबी हैविंग द रेटाइनोब्लास्टोमल आई। तो ये रेटाइनोब्लास्टोमा के बारे में कंसेप्ट था। नाउ सी द कैटेगरीज ऑफ ट्यूमर सप्रेसर जीन। कुछ कैटेगरीज होते हैं ट्यूमर सप्रेसर जीन्स के, है ना, जिनमें आते हैं कि केयर टेकर जीन्स आते हैं, गेट कीपर जीन्स आते हैं, लैंडस्केपर जीन्स आते हैं। हम डीपली ऐसा डिस्कस कर लेते हैं फटाफट से इनके बारे में। केयर टेकर जीन्स जो होते हैं ये मेंटेन करते हैं क्या, मेंटेनेंस के लिए जाने जाते हैं, मेंटेनेंस ऑफ जीनोम, जीनोम मेंटेनेंस के लिए जाने जाते हैं, स्टेबिलिटी के लिए जाने जाते हैं। ये जीन इन सब के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है। ये म्यूटेशन को रोक करके रखते हैं ये, ठीक है, म्यूटेशन को स्टॉप करते हैं, ठीक है। इनके पास प्रॉपर तरीके की चेक पॉइंट होती है, प्रॉपर चेक पॉइंट होती है इनके पास में, प्रॉपर चेक पॉइंट होती है जो कि रिपेयरिंग सिस्टम के लिए काम करते हैं। इन जीन का एग्जांपल होता है एटीएम एटीआर। ये जो है ना, ये भी एक सेल साइकिल ट्रांजिशन में हेल्प करते हैं। सेल साइकिल में हम एटीएम एटीआर के बारे में डिस्कस करेंगे। गेट कीपर जीन्स जो होते हैं ये नॉर्मली क्या करेंगे, सेल की ग्रोथ को, मीन्स ये एपोप्टोसिस करवाएंगे, है ना। जब ये एपोप्टोसिस करवा रहे हैं विच मीन्स ये सेल की ग्रोथ को इनहिबिट कर रहे हैं, सेल की ग्रोथ को इनहिबिट कर रहे हैं। डायरेक्टली ये डायरेक्टली रेगुलेट करते हैं, दे डायरेक्टली रेगुलेट व्हाट, दे डायरेक्टली रेगुलेट ट्यूमर ग्रोथ, ट्यूमर ग्रोथ, है ना। और इसका एग्जाम्पल जो होता है हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट P53, ये गेट कीपर जीन है। गेट कीपर जीन्स नेम से ही पता लग रहा है ना, केयर टेकर जीन्स, जो कि केयर मतलब जीनोम के स्टेबिलिटी को मेंटेन करना, उसकी केयर करना, लाइक केयर टेकर जीन। गेट कीपर जीन, गेट कीपर का फंक्शन क्या होता है, अगर हम ऐसा देखें कि गेट कीपर मीन्स होता क्या है हमारी होम में, कि एक पर्सन होता है जो कि कंट्रोल करता है एक्सेस टू समथिंग। कोई भी चीज़ आने वाली होती है ना, तो वो हमारे लिए अच्छा है कि बुरा, वो डिसाइड करता है, हमें कॉल करता है और परमिशन देता है कि हम इनको अलाउ करें या डिसअलाउ करें, ठीक है। फिर वो उसको खुद को पता रहता है क्योंकि हमने उसी के लिए उस गेट कीपर को रखा है। तो सिमिलरली कोई भी सेल अगर ग्रोथ करने वाली होती है ना, तो उसमें अगर कोई भी फॉल्टेज होते हैं, एरर होते हैं, तो उसको अपॉप्टोसिस करवा दिया जाएगा। उसको सेल के अंदर नहीं, उसके बाहर से ही उसमें ढेर सारे एंजाइम्स के थ्रू, चेक पॉइंट्स के थ्रू, या फिर एपोप्टोटिक पाथवे के थ्रू उनको वहां पे डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा। एक होता है लैंडस्केपर जीन। लैंडस्केपर जीन जो होते हैं, जीन प्रोडक्शन इसमें होता है, ऐसे जीन का प्रोडक्शन होता है जो कि माइक्रो इन्वायरमेंट को कंट्रोल करें, है ना। जीन प्रोडक्शन, इनमें जीन का प्रोडक्शन होता है इन विच, या फिर जो कंट्रोल करते हैं, सॉरी, कंट्रोल करते हैं व्हाट, माइक्रो इन्वायरमेंट। माइक्रो इन्वायरमेंट इन द सेंस
जहाँ पे सेल ग्रो कर रहा है, इन विच cell grows. Okay, growth of cell depend both the like cell to cell and cell to extracellular matrix. और इसके एग्जाम्पल जो होते हैं लैंडस्केपर जीन्स के कैथरीन एंड सेलेक्टिन्स, मतलब जो सेल को एडहेयर करके रखे हैं ना, उसमें ये फंक्शन परफॉर्म करते हैं लैंडस्केपर, उसके माइक्रो इन्वायरमेंट को कंट्रोल करते हैं उस जीन को, कि उसमें जो फंक्शन हो रही है ना, कैथरीन सेलेक्टिन इंटीग्रीन, ये सारे के सारे क्या है, सेल एडिशन मॉलिक्यूल है, तो उनका प्रॉपर इन्वायरमेंट क्या है, उनमें कोई एरर तो नहीं आ रहा, उनमें कोई डैमेज तो नहीं हो रहा, वो प्रॉपर तरीके से सेल को एडहेयर करके रख पा रहे हैं कि नहीं, वो परफॉर्म करता है। एंड यहाँ पे ढेर सारे मैंने कैंसर क्रिटिकल जो जेनेटिक कैंसर्स हैं ना, जो कैंसर कॉज करते हैं, यहाँ पे मैंने उसको मेंशन किया है कि कोलेस्ट्रॉल कैंसर, ब्रेस्ट ओवेरियन कैंसर, ओके, मैलिग्नेंट मेलानोमा, बर्काइट लिम्फोमा, लंग कैंसर, गैस्ट्रिक कैंसर, पेनक्रियाटिक, इतने सारे डिफरेंट डिफरेंट कैंसर है। और ये ऑल्दो इसको लर्न नहीं करना है, बट ये इसको आप थोड़ा सा ऐसे देख सकते हो कि कितने सारे जीन्स P53 जो हमने पढ़ा है ना, BRCA1 BRCA2 जो कि प्रोटॉन को जीन्स में हमने रीड किया, सारे के सारे मिक जीन्स, ABL, ये सारे के सारे हमने देखा, तो ये जेनेटिक कैंसर कॉज करते हैं। तो इट्स जस्ट अ बिगिनिंग गाइस, एंड मेरे साथ आप बने रहो, मैं ऐसे ही अच्छे अच्छे टॉपिक्स आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगी। सो नाउ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट slide, sorry. Thank you for watching, and yes, stay tuned with me.